जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इससे पहले हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे 3 ग्रंथियों के बारे में। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो पिछले क्लास में जाकर के देख लें, पिछले वीडियो में देख लें बैक करके। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जो चौथा है ना। अगर बात करें ग्रंथियों के बारे में तो चौथा ग्रंथि के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। 3 का तो चर्चा कर चुके हैं। चलिए, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि इसको बोलते हैं। इसी का अगला नाम है सुप्रारीनल ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। तो चलिए, इसका अगला नाम क्या है वो भी लिख देते हैं, सुप्रारीनल। इसी को बोला जाता है सुप्रारीनल ग्रंथि। याद रखिएगा, इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस ग्रंथि को सुप्रारीनल ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कोई एक दिन रहेगा, इसी को बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं, यह ग्रंथि जो होता है गुर्दा यानी वृक्कक जो होती है, वृक्कक के शीर्ष भाग यानी उसकी जो चोटी होती है ना, वहां पर यह व्यवस्थित रहता है। यानी शीर्ष भाग यानी ऊपर कह सकते हैं, यह ऊपरी भाग में व्यवस्थित रहता है। तो ऊपरी भाग में व्यवस्थित रहता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हो गया। इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, वह हार्मोन रक्त के साथ मिल करके और रक्त के साथ मिलकर के रक्त के जो रक्तचाप की क्रिया होती है उनको बढ़ाता है। यानी हम कह सकते हैं यह ग्रंथि, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन रक्त में यानी रक्तचाप की क्रिया को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो अब हम अगर थोड़ी और बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि की 2 भाग होती हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उनके 2 भाग होती हैं। एक भाग होती है कॉर्टेक्स और दूसरा होती है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होती है एड्रिनल ग्रंथि की सबसे ऊपरी भाग होती है और मेडुला होती है इसके निचली भाग। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होती हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स ग्रंथि की ऊपरी भाग होती है और मेडुला ग्रंथि के निचली भाग होती है। अब चलिए हम देखते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए, इनका क्या कार्य है जान। चलिए अब देखते हैं एड्रिनल का कार्य। तो इसका प्रमुख कार्य है, ये सब हम बता चुके हैं, सॉरी लिख दिए हैं, अब बताते हैं। चलिए, यह शरीर की लंबाई, खेलकूद की क्रियाओं में मदद करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे शरीर से यानी शरीर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है, काम होती है, उन सभी क्रियाओं में यह मदद करती है। अर्थात उस क्रियाओं के द्वारा जैसे मान चलिए ऊर्जा ह्रास होती है तो उसमें क्या करते हैं? क्षतिपूर्ति को मदद करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब दूसरा देखें, रक्त में यह ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देती है। रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है। यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। ये इंपॉर्टेंट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाती है? तो एड्रिनल हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। अगला है, यह एड्रिनल नामक हार्मोन को स्राव करता है। याद रखिएगा, यह जो है एड्रिनल नामक हार्मोन का ही स्राव करता है। और देखिए, एड्रिनल नामक हार्मोन जो है सीधे हृदय पर कार्य करता है और जब हृदय पर सीधे कार्य करता है तो वह क्या करता है? हृदय की धड़कन दर एवं शक्तियों को क्या करता है? बढ़ा के रखता है। जो हमारे हृदय जो धड़कते रहता है, इसमें धड़कन की जो हर हमेशा ये सिस्टम जो चलाते रहता है, तो कौन सा हार्मोन की वजह से? एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही हमारे हृदय जो कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हृदय कार्य किस हार्मोन की वजह से करता है? तो एड्रिनल हार्मोन की वजह से, क्योंकि यह जो है सीधे हृदय पर कार्य करता है। एड्रिनल हार्मोन सीधे हृदय पर कार्य करता है और जो हमेशा यानी हृदय की जो धड़कन दर होती है उनको क्या करते हैं? ये बढ़ा के रखता है और इसमें शक्तियां उत्पन्न करते हैं, ताकि मतलब ये क्या होती है? हृदय की धड़कन दर बढ़े हुए रहता है, यानी बराबर चलते रहे। चलिए अब देखिए, ये बात हम लिख चुके हैं। ये भी यह रक्त नलिकाओं को संकुचन करता है। यानी यह जो है संकुचन क्रिया यानी रक्त की नलिका जो है जिसके द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, उस नलिका को क्या कर संकुचन की क्रिया करते रहती है। जब संकुचन की क्रिया होती है तो तभी तो रक्त का आवागमन होते रहेगा ना। चलिए, तो यह क्या करता है? रक्त में यानी रक्त नलिका में संकुचन की क्रिया उत्पन्न करती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यह जो होता है
कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करके रखता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो सब तत्व जो है, इन सभी तत्वों की उपापचयी क्रियाओं कर, यानी उपापचयी क्रिया करके इसमें क्या करते हैं, यानी इन सभी के क्रियाओं, यानी इन सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण, इन सभी के उपापचयी क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रण करके रखता है। यानी ये सब हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, वसा, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट। तो इन सभी यानी इनके जो उपापचयी क्रिया जो होती है, इनके ऊपर कौन सा नियंत्रण करता है, तो एड्रिनल हार्मोन ही हमारे शरीर में होने वाली, यानी कह सकते हैं हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं, किन-किन के, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऊपर जो होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रिनल हार्मोन करती हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जल की स्थिरता यानी को कौन सा हार्मोन बना के रखता है, तो हमारे शरीर में जल की संतुलन को स्थापित करने का कार्य कौन करता है, हमारे शरीर में जल की संतुलन को स्थापित करने वाला एड्रिनल हार्मोन जो है, हमारे शरीर में जल की संतुलन को, यानी जल की स्थिरता की संतुलन को बनाए रखता है। याद रखिए, यानी कह सकते हैं यह शरीर में जल संतुलन को स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी जल संतुलन को स्थापित करने का, स्थापित का मतलब जानते हैं क्या होता है, चलिए, यह आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस के स्त्राव को भी नियंत्रण करता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अब ये जो है आमाशय में जो पाए जाने वाले जठर रस होते हैं, उनके स्त्राव को नियंत्रण करके कौन रखता है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस, उनके स्त्राव को नियंत्रण करके रखता है। तो कौन रखता है, तो जठर रस रखता है। तो ये सब देखिए, ये जो है, ये सब इनके महत्वपूर्ण कार्य था। ये क्या होता है, यही ग्रंथि जो है व्यवहारिक यानी लैंगिक व्यवहारिकता को भी बनाए रखता है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब इनके महत्वपूर्ण कार्य थे जो हम बता दिए एग्जाम की दृष्टि से, ये सब महत्वपूर्ण बात है जो इसी समय से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। अब इनसे, इनके कमी से कौन कौन सी बीमारी होगी, एक दो पर चर्चा कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण होगी उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं, इन हार्मोन की कमी से, इन हार्मोन की जब कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, यानी हम कह सकते हैं एड्रिनल हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी, एडिशन बीमारी। यह बीमारी बहुत कम देखने को मिलता है, एडिशन बीमारी बहुत कम देखने को मिलता है। जब इस हार्मोन की कमी होती है, यानी कह सकते हैं जब एड्रिनल हार्मोन की किसी भी मनुष्य में जब कमी हो जाती है, तो उस मनुष्य के शरीर में, यानी हम कह सकते हैं उसके शरीर का वजन, यानी उसमें बहुत सारे यानी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आप देखिए क्या होगा कि जब इस प्रकार की बीमारी अगर उसमें इस प्रकार की जब बीमारी अगर उसके शरीर में उत्पन्न होती है, तो वैसे तो ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। जब अगर किसी जीव में हो जाती है, यानी मानव में हो जाती है, मनुष्य में, तो उनके शरीर का वजन घटने लगता है, उनके शरीर का वजन घटने लगता है, उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, और क्या होती है कि उनको भूख बहुत कम मात्रा में लगती है, भूख कम लगता है, यानी और उल्टी दस्त बराबर आती रहती है, उल्टी दस्त बराबर आना, और जो है उनके शरीर यानी त्वचा का रंग डिस्कलर हो जाना, और उसके बाद उनके शरीर के ऊपर बाल कम हो जाती हैं। तो ये सब इसकी वजह से, यानी जब हार्मोन की कमी होगी तो यानी हम कह सकते हैं ये सब उनके शरीर में, यानी स्थितियां जब हार्मोन कमी होते थे, भूख कम लगना, उल्टी दस्त आना, वजन कम हो जाना, शरीर कमजोर पड़ जाना, त्वचा का रंग बदल जाना, और शरीर पर बाल कम आना, ये सब उनके लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। तो इस प्रकार के जब लक्षण देखा जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यानी इस सब लक्षण जब उपस्थित रहता है तो उसे एडिशन बीमारी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं एड्रिनल हार्मोन की कमी से होने वाला रोग तो एडिशन रोग। अब देखिए, जब कम हो सकता है तो ये हो सकता है, तो बढ़ेगा तो भी कोई बीमारी उत्पन्न होगा, ये तो कमी के कारण था। अब देखते हैं बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। चलिए अब देखते हैं, एड्रिनल हार्मोन की जब अधिकता होती है, यानी यह शरीर में बढ़ जाती है, किसी भी मनुष्य में जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो कुशिंग सिंड्रोम नामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये बीमारी किसी मनुष्य में हो जाती है तो वह मनुष्य नपुंसक भी हो जाती है, याद रखिएगा। तो चलिए, अब ये बीमारी उत्पन्न कैसे हुआ था, जब इनके शरीर में क्या होती है, यानी कह सकते हैं किसी भी जीव, यानी कह सकते हैं क्या
कि किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर एड्रिनल हार्मोन की अधिकता, एड्रिनल हार्मोन जब बढ़ जाती है तो उनके आमाशय में क्या होती है, अम्लता भी बढ़ जाता है, उनके यानी अम्लता बढ़ जाता है और इसको उनके शरीर में क्या होती है, मोटापा हो जाती है, यानी मोटापा आ जाती है, यानी हम कह सकते हैं उनका शरीर का वजन भी बढ़ जाता है, यानी मोटा हो जाता है। इसमें क्या होती है कि उस प्रकार के व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है और कह सकते हैं पेशियां उसकी क्या होती हैं, कमजोर हो जाती है, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, पीठ दर्द अधिक, यानी पीठ में जो होती है दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें क्या होती है, पीठ में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है और उसके बाद क्या होती है, उनके शरीर यानी सिर के ऊपर जो पाए जाने वाले बाल होते हैं ये सब झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जब समस्या होती है तो इसमें क्या होती है, जब इन सभी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें क्या होती है, शुक्राणुओं को सक्रियता क्षमता, यानी शुक्राणु में जो होती है, यानी पुरुष में जो होती है शुक्राणु का निर्माण तो होती है लेकिन उसमें क्या होती है, वो शुक्राणु निष्क्रिय नहीं हो पाती है, यानी क्षमता उसमें निषेचन करने की क्षमता नहीं हो पाती, यानी जिसके कारण उसे पुरुष नपुंसकता के नाम से भी जाना, इस प्रकार की जो बीमारी होती है यानी हम कुशिंग सिंड्रोम, तो इस प्रकार यानी ये हम कह सकते हैं जब ये सब जो समस्या बताए ये सब समस्या अगर देखने को मिलता है इसमें तो उसे हम कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस बीमारी यानी जब ये होता है ये अधिकतर पुरुष में होती है और जब ये पुरुष में होती है तो इस कारण से क्या होती है, पुरुष नपुंसकता, यानी वह पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। तो ये था किस वजह से, तो जब एड्रिनल हार्मोन अधिक हो जाता है शरीर में तब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए ये था एड्रिनल, क्या था, एड्रिनल ग्रंथि या इसी का दूसरा नाम है अधिवृक्क। तो आज हम पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, ये 5 नंबर में था ना। चलिए ग्रंथि की संख्या यानी 5वां ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 4 तो कर चुके हैं, ये 5वां था। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और वो भी अच्छा लगे तब, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।